हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एलाइट प्रोग्रामर्स में। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स वो सिंबल्स होते हैं जो आपके इनपुट पे ऑपरेशंस परफॉर्म करें। आपके प्रोग्राम में जो भी डेटा होगा, जो भी उनके ऊपर प्रोसेसिंग होगी, वो प्रोसेसिंग आप ऑपरेटर्स का यूज़ करके परफॉर्म करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी सॉफ्टवेयर में किसी स्टूडेंट की एज स्टोर करना है तो आप एज को स्टोर करवा सकते हो एज वेरिएबल में। और लेट से आपको अगर एज की वैल्यू को 10 से बढ़ाना है तो आपको एक ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, इंक्रीमेंट, या जिसे अपन एडिशन कहेंगे। तो आप एज को 10 से बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप ऐड कर दो एज को 10 से। तो यहाँ पर ये ऑपरेटर इस इनपुट डेटा पर और इस इनपुट डेटा पर एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले सिंबल्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? ऑपरेटर्स। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सिंबल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स, इनको अपन क्या कहेंगे? ऑपरेटर्स कहेंगे। अब अपन ऑपरेटर्स की कैटेगरी देख लेते हैं सी लैंग्वेज में। अगर अपन यहाँ पर ऑपरेटर्स को कैटेगराइज करें तो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो कहलाएंगे आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जो मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म करेंगे। आपको अगर गेट्स या लॉजिक्स इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। इनपुट के बीच रिलेशंस वगैरह देखनी है तो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। और अगर आपको प्रोसेसिंग करनी है आपके डेटा की बिट लेवल पे, आपका जो भी डेटा है उसकी बाइनरीज की जो बिट्स होती हैं उस लेवल पे जाके अगर आपको प्रोसेसिंग करनी है तो उसके ऑपरेटर्स भी यहाँ पे लेवल है अवेलेबल है, जिसको अपन बिटवाइज ऑपरेटर्स कहते हैं। तो अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स नाम से ही लग रहा है, जितने भी मैथमेटिकल फंक्शनैलिटीज आप आपके डेटा पे या आपके सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के थ्रू होगी। सबसे पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर है एडिशन। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं ये वर्क करेंगे केवल और केवल आपके नंबर्स पर। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का जो आइकन है वो एस्ट्रिक्स है, क्रॉस नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। डिवीजन, सिमिलरली डिवीजन के लिए यहाँ पे स्लैश यूज होगा, परसेंटेज नहीं। और जो परसेंटेज वाला सिंबल है ये यहाँ पर मॉडुलस ऑपरेटर का काम करता है, जो कि आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करने के काम आएगा। दो नंबर्स को ऐड करना है, एडिशन यूज करेंगे। दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन यूज करेंगे। दो नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो मल्टीप्लिकेशन से। डिवीजन के लिए स्लैश ऑपरेटर, और अगर आपको एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करके रिमाइंडर पता करना है तो मॉडुलस ऑपरेटर। अपन एग्जांपल्स के थ्रू इन ऑपरेटर्स को स्टडी करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम के थ्रू आपको सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स समझाने की कोशिश करूंगा। एक प्रोग्राम है, हम इसमें कुछ वेरिएबल्स लेते हैं। सपोज x y, हमने दो वेरिएबल्स लिए। x की वैल्यू है 10, y की वैल्यू है 40। अब इन पे सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अपन लगा के देखते हैं। x और y को ऐड करके हम z वेरिएबल में स्टोर करते हैं। सिमिलरली इनका सब्ट्रैक्शन, इनका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। डिवीजन के लिए कुछ स्पेसिफिक पॉइंट ध्यान रखना होता है। तो पहले अपन सिंपल ये तीन ऑपरेटर्स देखते हैं, उसके बाद अपन डिवीजन अलग से देखेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं x को y के साथ जब मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पे आपको दो ऑपरेटर्स दिख रहे हैं, एक असाइनमेंट ऑपरेटर और एक एडिशन ऑपरेटर। एक चीज ध्यान रखो, असाइनमेंट ऑपरेटर सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगा। तो पहले यहाँ पर एडिशन ऑपरेटर परफॉर्म होगा। x की वैल्यू फैच करेंगे मेमोरी से 10, y की मेमोरी से वैल्यू आएगी 40, 10 प्लस 40 दैट विल बी 50। 50 वाली वैल्यू जो है z नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर सब्ट्रैक्शन निकालेंगे, 10 माइनस 40 दैट इज माइनस 30, m में स्टोर हो जाएगा। x इंटू वाई यानी कि 10 इंटू 40
n में स्टोर हो जाएगा। तो इनकी वैल्यूज हम प्रिंट करवा के इन ऑपरेटर्स का रिजल्ट देख सकते हैं। z इक्वल टू m और n। ठीक है, रन करते हैं इस कोड को। आप देख सकते हैं z, m और n की एक्सपेक्टेड वैल्यूज हमारे सामने है। अब बात करते हैं अपन डिवीजन ऑपरेटर की। देखो यहां पर डिवीजन ऑपरेटर थोड़ा सा अलग बिहेव करेगा। सी लैंग्वेज की बात करें तो देखो यहां पर दो तरह से डिवीजन होंगे, एक होगा इंटीजर डिवीजन और एक होगा रियल डिवीजन। अगर आपके दोनों ऑपरेंड्स, बोथ ऑपरेंड्स इंटीजर्स वैल्यूज हैं या प्योर इंटीजर्स हैं तो उसे अपन इंटीजर डिवीजन कहते हैं। और अगर एक भी ऑपरेंड, एटलीस्ट वन ऑपरेंड रियल नंबर है तो ये रियल डिवीजन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल इंटीजर डिवीजन में 7/10, रियल डिवीजन में 7.0/10। देखो यहां पर एक नंबर रियल है, यहां पर दोनों नंबर इंटीजर्स हैं। तो जो रिजल्ट होगा इंटीजर डिवीजन का रिजल्ट हमेशा इंटीजर ही कैलकुलेट होकर आएगा और रियल डिवीजन का जो रिजल्ट है वो हमेशा एक रियल नंबर कैलकुलेट होकर आएगा। इसका मतलब ये कि 7/10 की जो वैल्यू है वो 0 होगी। इंटीजर डिवीजन हमेशा रिजल्ट करेगा इंटीजर नंबर, रियल डिवीजन हमेशा रिजल्ट देगा रियल नंबर। अगेन एक एग्जांपल मैं लूं, सो 12/10 की वैल्यू 1 होगी, लेकिन 12/10.0 की वैल्यू 1.2 होगी, बिकॉज ये रियल डिवीजन है और ये इंटीजर डिवीजन है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। हम अगर प्रिंट करें 4/10 और हम अगर प्रिंट करें 4/10.0 तो आप रिजल्ट देख सकते हैं दोनों ही डिविजन्स का। इंटीजर डिवीजन का रिजल्ट इंटीजर, रियल डिवीजन का रिजल्ट रियल नंबर। अब अपन बात करेंगे मॉडुलस ऑपरेटर की। मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर फाइंड आउट करेगा और ये केवल और केवल इंटीजर्स पर ही काम करता है। सी लैंग्वेज के केस में मॉडुलस ऑपरेटर केवल इंटीजर्स पे काम करेगा, ये रियल नंबर्स पे वर्क नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल 7 मॉडुलस 2, 7 मॉडुलस 2 का जो रिजल्ट है 7 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आता है 1। 3 मॉडुलस 2 रिमाइंडर विल बी 1। 12 मॉडुलस 5 रिमाइंडर विल बी 2। 12.5 मॉडुलस 6 ये कंपाइल टाइम एरर होगा क्योंकि सी लैंग्वेज इसे सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये तो बात हो गई अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। अब अपन बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। देखो लॉजिकल ऑपरेटर्स कहां आते हैं, जब आप कोई भी कंडीशनल एग्जीक्यूशन किसी प्रोग्राम में परफॉर्म करेंगे, आप कुछ स्टेटमेंट्स को किसी ना किसी कंडीशन के बेसिस पर ही एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो ये कंडीशनल एग्जीक्यूशन लॉजिकल ऑपरेटर्स की हेल्प से ही परफॉर्म होगा। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में जो भी वर्क है वो लॉजिक गेट्स की तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला जो लॉजिकल ऑपरेटर है ये हम देखने वाले हैं एंड, लॉजिकल एंड। लॉजिकल ऑपरेटर्स के जो इनपुट हैं ये या तो 0 होंगे या नॉन 0 होंगे। प्योर लॉजिक गेट्स में अपन 0 एंड 1 के फॉर्म में इनपुट लेते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज में 0 की जगह 0 आएगा और 1 की जगह नॉन 0 कोई भी नंबर आ सकता है। मतलब 7 will also be considered as 1, 8 will also be considered as 1 in case of logical operators input। अब जो एंड ऑपरेटर है ये क्या कहता है,
पहली चीज तो ये बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर मतलब इसके दो इनपुट्स होंगे। अब एंड ऑपरेटर के पास दो इनपुट्स होंगे, पहला और दूसरा। देखो या तो इनपुट जीरो होगा या तो नॉन जीरो होगा। अब यहां पर चार केसेस आते हैं। एंड ऑपरेटर ये कहता है कि बोथ इनपुट्स मस्ट बी नॉन जीरो। अगर दोनों इनपुट्स नॉन जीरो होंगे तो ही रिजल्ट नॉन जीरो होगा या रिजल्ट 1 होगा। अगर दोनों में से एक भी जीरो हो गया तो आपका रिजल्ट जीरो होगा। तो अगर मैं यहां पर चार केसेस लूं, 0 एंड 0, 0 एंड 1, 1 एंड 0, 1 एंड 1। देखो यहां पर दोनों 1 है क्या? नहीं, तो इसका रिजल्ट आएगा 0। दोनों 1 है क्या? नहीं, रिजल्ट आएगा 0। दोनों 1 है क्या? नहीं, 0। दोनों 1 है क्या? हाँ, रिजल्ट आएगा 1। तो एंड ऑपरेटर तभी 1 आउटपुट देगा जब दोनों के दोनों इनपुट नॉन जीरो होंगे। कोई अगर कहता है कि 10 एंड 0 का रिजल्ट क्या आएगा, तो देखो 10 नॉन जीरो है और ये 0 है। क्या दोनों नॉन जीरो है? नहीं, तो रिजल्ट आएगा 0। लेकिन अगर होता 7 एंड 5 दोनों नॉन जीरो है, इसलिए रिजल्ट आएगा 1। रिजल्ट हमेशा 0 1 के फॉर्म में आएगा। इनपुट नॉन जीरो और जीरो हो सकते हैं। किसी ने पूछा अगर इनपुट में रियल नंबर देंगे तो क्या? अगर आप इनपुट में रियल नंबर देते हो तो वो उसे भी नॉन जीरो कंसिडर करेगा, और आप देख सकते हो नॉन जीरो एंड नॉन जीरो का रिजल्ट 1 आएगा। अगर आप 0.0 एंड 0 की बात करोगे तो 0.0 इज अगेन 0, तो 0 एंड 0 विल बी 0। तो आई थिंक आपको एंड समझ में आ गया होगा। कब काम आएगा? जब कोई कंडीशन आपको ऐसी देनी हो या आपको मल्टीपल कंडीशंस ट्रू करवाने पे ही कोई ब्लॉक एग्जीक्यूट करवाना हो, तब अपन एंड यूज करेंगे। सेकंड अपन बात करते हैं और की। और की कंडीशन ये है कि दोनों इनपुट में से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। कोई भी एक, एटलीस्ट 1। तो अगर जीरो, तो अगर अपन बात करें 0 और 0 की, दोनों में से एक भी नॉन जीरो नहीं है तो रिजल्ट 0 आएगा। अगर दोनों में से एक भी नॉन जीरो हो गया तो रिजल्ट 1 आएगा। इस केस में भी रिजल्ट 1 है और इस केस में भी रिजल्ट 1 है। मतलब अगर दोनों जीरो होंगे तो ही रिजल्ट 0 होगा, एक भी नॉन जीरो हो गया तो रिजल्ट 1 होगा। तो और का कहना है कोई एक 1 होना जरूरी है। नेक्स्ट जो है वो है लॉजिकल नॉट। और लॉजिकल नॉट जो है ये बाइनरी नहीं, ये यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर का मतलब ये कि ये सिंगल इनपुट पे काम करता है। लॉजिकल नॉट का काम है आपके प्रोग्राम के आउटपुट को रिवर्स करना। मतलब अगर नॉन जीरो पे नॉट लगा हो तो रिजल्ट 0 होगा, और अगर 0 पे रिजल्ट 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर 10 का नॉट निकाला सो इट विल रिजल्ट इन अ वैल्यू 0, और अगर आपने 0 का नॉट निकाला तो इट विल रिजल्ट इन अ वैल्यू 1। सपोज करो एक वेरिएबल है x, एक वेरिएबल है y। आपने एक वेरिएबल लिया, एंड के लिए लेट्स से हम लेते हैं a, और के लिए हम लेते हैं o, और नॉट हम निकालते हैं x का। सो नॉट ऑफ x विल बी स्टोर्ड इन n। अब हम अगर इनकी वैल्यूज को प्रिंट करें जिससे कि हमें क्लियर होगा किस इनपुट पे क्या आउटपुट प्रेजेंट हो रहा है। a, o एंड n, x एंड y की वैल्यू हमें यूजर से लेना है।
x और y की वैल्यू हम यूजर से स्कैन करवाएंगे। अब यूजर की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम लाइव AON की वैल्यूज देख सकते हैं। सपोज हमने दोनों ही वैल्यूज जीरो ली है, दोनों ही वैल्यूज जीरो लेने पे उनका एंड भी जीरो होगा और भी जीरो होगा, और जीरो का नॉट वन। सेकेंड केस में हम दोनों वैल्यूज वन लेते हैं, तो दोनों वैल्यूज वन लेने पे एंड भी वन होता है और भी वन होता है, लेकिन वन का नॉट जीरो हो जाएगा। अब हम कोई एक वैल्यू वन लेते हैं और कोई एक वैल्यू जीरो लेते हैं, तो आप देख सकते हो कि और तो दोनों वन होने पर ही वन देता है, कोई भी एक वैल्यू जीरो होने पर वो जीरो दे देता है। एंड तो दोनों वन होने पर ही वन देता है, कोई भी एक वैल्यू जीरो होने पर वो जीरो दे देता है। लेकिन और के लिए दोनों में से कोई एक वन होना जरूरी है, तो वो वन दे देगा। अब चूंकि x की वैल्यू हमने वन दी थी तो उसका नॉट जीरो होगा। अब हम बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स की। नाम से लग रहा है ये इनपुट्स के बीच में रिलेशन कंपेयर करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए काम आएगा। सबसे पहले है लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वालिटी कंपैरिजन एंड नॉट इक्वल टू। लेस देन चेक करेगा कि लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली से छोटी है या नहीं। लेस देन इक्वल टू चेक करेगा कि लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू से छोटी या बराबर है कि नहीं। ग्रेटर देन चेक करेगा कि लेफ्ट वैल्यू राइट से बड़ी है कि नहीं। ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करेगा कि लेफ्ट वाली वैल्यू राइट से बड़ी या बराबर है कि नहीं। डबल इक्वल चेक करेगा कि लेफ्ट वैल्यू और राइट वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल है या नहीं। और नॉट इक्वल टू ठीक अपोजिट, ये चेक करेगा कि ये दोनों वैल्यूज अपोजिट या नॉट इक्वल या नॉन इक्वल है या नहीं। अगर 2 लेस देन 3 एक एक्सप्रेशन लिखी जाए और इसकी वैल्यू को स्टोर किया जाए x में, तो आप देख सकते हैं यहां पे आपने लेस देन वाला ऑपरेटर यूज किया है। 2 लेस देन 3 लेफ्ट वाली वैल्यू को राइट वाली से छोटा है या नहीं चेक करता है। सो 2 को 3 से कंपेयर करने पता चलता है हाँ 2 छोटा है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, और ट्रू के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 1। तो इस ऑपरेटर का जो रिजल्ट है वो है 1, और ये स्टोर होगा किसमें, x में। तो x की वैल्यू यहाँ पे अपने को 1 मिल जाएगी। सिमिलरली सपोज 3 लेस देन 3 हम स्टोर करते हैं m में, तो m में आपको वैल्यू 0 मिलेगी, बिकॉज 3 से छोटा नहीं है। लेकिन यही अगर आपने लिखा 3 लेस देन इक्वल टू 3, तो आप देख सकते हैं 3 से छोटा तो नहीं है लेकिन इक्वल है। तो लेस देन और इक्वल टू मतलब दोनों में से कोई एक भी ट्रू होना जरूरी है। तो लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है, इसलिए n में हमें रिजल्ट 1 मिलेगा। सिमिलरली आप देख सकते हैं 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 आपको ट्रू मिलेगा, 75 ग्रेटर देन 100 आपको फॉल्स मिलेगा, 75 डबल इक्वल टू 75 आपको ट्रू मिलेगा। वहीं 75 नॉट इक्वल टू 75 आपको फॉल्स मिलेगा। आई थिंक ये ऑपरेटर्स आपको क्लियर हो चुके होंगे, पर एक क्वेश्चन उठता है कि डबल इक्वल टू और सिंगल इक्वल टू में डिफरेंस क्या है। तो देखो ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है। रिलेशनल ये वैल्यूज को कंपेयर करता है, और ये जो रिटर्न करेगा ये या तो 0 रिटर्न करेगा या तो 1 रिटर्न करेगा। लेकिन सिंगल इक्वल की अगर अपन बात करें तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये राइट वैल्यू को लेफ्ट वाले वेरिएबल में स्टोर करेगा, कॉपी करेगा। जैसे अगर हम लिखते हैं x इक्वल टू 9, तो यहां पर आप देख सकते हो 9 वाली वैल्यू x में असाइन हो रही है, यानी कि x के वेरिएबल में 9 स्टोर होगा। लेकिन अगर मैं लिखता हूं x डबल इक्वल टू 9 और x की इनिशियल वैल्यू थी 5,
तो x डबल इक्वल टू 9 जो है 9 को x में कॉपी नहीं करेगा, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन रिप्लेस हो जाएगा आइदर ट्रू या फॉल्स से। अब देखो 5 इक्वल टू 9 फॉल्स है यानी कि 0, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह 0 आ जाएगा। तो मैं अगर लिखूं m इक्वल टू एक्स डबल इक्वल टू 9, तो आपको पता है असाइनमेंट सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगा। राइट हैंड साइड को पहले एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो x डबल इक्वल टू 9 यानी कि 5 डबल इक्वल टू 9 फॉल्स है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह 0 आ जाएगा और ये 0 m में कॉपी हो जाएगा, m की वैल्यू मिलेगी आपको 0। वहीं अगर मैं लिखता k इक्वल टू एक्स इक्वल टू 9 एंड x को इनिशियली मैं 5 से इनिशलाइज करता, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर असाइनमेंट है, यहाँ भी असाइनमेंट है। असाइनमेंट हमेशा राइट टू लेफ्ट वर्क करेगा। तो पहले 9 वाली वैल्यू x में कॉपी होगी, तो x में जो 5 था उसको ओवरराइट करके 9 स्टोर हो जाएगा, और फिर इस पूरे की जगह लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू रिप्लेस होती है, यानी कि x की वैल्यू रिप्लेस होगी और यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं k के अंदर अब अगले स्टेप में 9 स्टोर हो जाता है। क्लियर हो गया? तो असाइनमेंट और इक्वालिटी में आपको डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा, आई होप सो।